हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पिरिट स्टडी चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मैथ का क्लास डेली चल रहा है शाम 5 बजे से, जिसमें आपका देखने को मिलेगा आप या तो वर्ग 1 to 5 के लिए तैयारी करें या 6 to 8 के लिए या 9 10 के लिए। सभी प्रकार का क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलता है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी और लो लेवल क्वेश्चन भी। तो आप अगर किसी भी क्लास के लिए तैयारी, इनमें से किसी भी क्लास के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि यदि ए और बी दो घटनाएं हैं तो ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी का मान, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि यदि ए और बी दो घटनाएं होता है तो ए यूनियन बी का जो प्रायिकता होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। तो आपको तो ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो यही फार्मूला होता है, तो आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं? ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है इस क्वेश्चन का। इसमें कुछ कंडीशन आ जाता है, जब घटना ऐसा होता है कि जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है, म्यूचुअल एक दूसरे को होते हैं, तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इस फार्मूला को ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करना है। सबसे पहले बेलन की आकृति आपको अच्छे तरीक़ा से पता होना चाहिए। सबसे पहले हम आकृति बना लेते हैं बेलन का। बेसिकली बेलन अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है बेलन के। देखिए, बेलन का आकृति जो होता है सबको पता है, जो सिलेंडर दिखता है वही बेलन होता है। जो सिलेंडर दिखता है, गैस सिलेंडर आप देखते हैं, वही आकृति क्या होता है? बेलन का होता है। बेलन के जो ऊपर वाला हिस्सा और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो कैसा होता है? अगर ध्यान से कोई देखा होगा तो बेलन का जो ऊपर वाला हिस्सा और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो एक वृत्त के आकृति के होता है। कैसा होता है? तो एक वृत्त के आकृति के होता है। तो ऊपर और नीचे का जो हिस्सा होता है एक वृत्ताकार आकृति का होता है, इस बात को, और ये बेलन के आधार बोला जाता है। क्या होता है इसको? तो इसको हम ऊपर और नीचे वाला को बेलन का आधार बोलते हैं, बेलन का आधार। तो जो बेलन का आधार का आकृति होता है वो क्या होता है? वृत्तीय वृत्त की तरह होता है। कैसा होता है? वृत्त की तरह होता है। इसीलिए अगर नीचे का बेलन का परिधि दिया हुआ है तो इस परिधि से हम लोग क्या कर सकते हैं? इस आधार के त्रिज्या निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? इस आधार के त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या निकलेगा तभी जाके हम लोग बेलन का क्या कर सकते हैं? आयतन निकाल सकते हैं। ऊंचाई तो दिया हुआ है, ऊंचाई यहाँ पे दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर है, ठीक। तो हमको बेलन के आधार के जो वृत्तीय आकृति कैसा है? वृत्तीय आकृति है, तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? मतलब सर्कल की तरह है, ठीक। तो हम लोग इसका परिधि का फॉर्मूला जानते हैं, तो लिख सकते हैं आधार की परिधि। आधार की परिधि क्वेश्चन में दिया हुआ है 22 है। अब परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r बराबर 22 होता है। तो अगर यहाँ से r का मान निकालते हैं तब 22 बटे कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। बस इतना पर अभी छोड़ देते हैं। अब आते शायद क्या होना, आयतन में स्क्वायर करना पड़ता है, इसलिए काट ही देते हैं। चलिए पाई का मान यहाँ पे रख देते हैं 22 बटे जो 22 बटे क्या होता है? 7 का 7 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। यहाँ 22 से 44 दो मरतबे कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो त्रिज्या जो निकल के आ गया और कितना सेंटीमीटर आ गया? 7 सेंटीमीटर आ गया। अब बात कर लेते हैं, अब आयतन हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए कि बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन कितना होता है? तो पाई r स्क्वायर इंटू एच होता है। पाई का मान सभी को पता है 22 बटे कितना? 7 होता है। और r का बात करेंगे तो r 7 का स्क्वायर होगा। 7 का स्क्वायर का मतलब होता है 7 को 2 बार गुना करना। और ऊंचाई जो है, तो ऊंचाई कितना है? 22 है। एक 7 से 7 यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। अभी आएगा, देखिए अब गुना आप जितना फास्ट कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है। 7 9 14 के 28 हम कर लेंगे, 11 11 121। थोड़ा सा गुना में टाइम लग सकता है, लेकिन जो भी गुना करके आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कर सकते हैं
11 121, एक 7 चौक 28, इसमें 28 से गुना कर देते हैं तो 8 8 गुना का 16, 8 1 9, 2 4 2, 8 8 3 3, तो 3 3 कितना 8 8 आ रहा है, तो कितना 3 3 8 8, और ये आयतन है तो क्या लिखाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो अब ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 3388 है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन सभी के बारे में पता होना चाहिए, और इसमें इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए हम इतना टाइम लग रहा है, अगर ये अपने से बनाइएगा तो बहुत कम समय में बन जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी, कैलकुलेशन भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं दिया हुआ है, तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर चौड़े और 75 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र। घनाभ के आकृति के बारे में बात करें तो सभी को आई थिंक आकृति पता भी होगा, इसे हम ड्रॉ भी कर देते हैं। घनाभ के आकृति का बात करते हैं, घनाभ का आकृति कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक, यही घनाभ है। घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। घनाभ में लंबाई को L से दिखा देते हैं, चौड़ाई को B से दिखा देते हैं, और ये जो ऊंचाई है उसको S से दर्शा देते हैं। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल अगर बात करेंगे, घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल जो होता है 2 × LB + BH + LH होता है। यही फार्मूला ध्यान में रखना है घनाभ का। अब जो मान दिया हुआ है यहाँ पर सब चीज़ दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है कितना, सब यूनिट ध्यान देना है कि सब सेंटीमीटर में ही दिया है ना, और चौड़ाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। जितना भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है अब यहाँ पे रख कर आपका कैलकुलेशन सिर्फ फास्ट होना चाहिए, बाकी इसमें और कुछ नहीं करना है। तो L × B करना है, 24 × कितना 14 करना है, प्लस B × H मतलब 14 × 7.5 करना है, प्लस यहाँ पे L × H करना है, तो L है 24 × H है 7.5 है। अब कैलकुलेट आप जितना फास्ट करें उतना आपके लिए अच्छा है। तो 14 चौका 56 के 6 और कितना बचेगा 5, 14 के 28, 28 से 5 33 हो जाएगा। इसमें इससे करेंगे तो ये 15 का क्या है, 7.5 का मतलब होता है 15 का आधा, तो 15/2 भी लिख सकते, 2 से 7 कट जाएगा, तो 15 7 कितना हो जाएगा, 15 7 105 हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट 105 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी 15/2 लिखेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, और यहाँ पर 15 बचेगा, तब 12 और 15 से गुना करना है, तो 12 और 15 गुना का 30 के 0 हाथ में 3 बचेगा, और 15 और 3 कितना 18 हो जाएगा, तो 180 आ गया। ये कैलकुलेशन आप कितना फास्ट कर सकते हैं ये आप देख सकते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना में है 6 5 11, 11 के 1, 8 3 11, 11 के 12 के 2 हाथ में 1, 3 2 5 5 1 6, 621 है, 621 में 2 से गुना हो जाएगा, तो 2 4 12, 1242 देख सकते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बस इसमें और कुछ नहीं था, बस ये फार्मूला यूज करना था, डायरेक्ट मान रख देना था। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बहुत आसान होता है। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे जो नीचे वाला पार्ट है उसका हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। सबसे ये नीचे वाला जो पार्ट है, तो जैसे है सबको पहले लिखते चलते हैं। ये अगर 10 में 18 से भाग करते हैं तो भाग को गुना में चेंज करते हैं तो पलट जाता है, 18 ऊपर नीचे में 1 आ जाएगा, तो नीचे का 1 का कोई मतलब नहीं बनता है, तो ये 180 आ जाएगा। तो अब यहाँ से अगर लिखते हैं इसको तो 1 बटे फिर यहाँ पर 6 भागे, और ये 1 बटे यहाँ पे क्या लिखाएगा 180 लिखाएगा। फिर यहाँ पे भाग है तो भाग को फिर गुना में चेंज करेंगे, यहाँ पर 6 गुने कितना 180 हो जाएगा, नीचे में फिर 1 जाएगा, नीचे का 1 का कोई मतलब नहीं बनता है, तो 5 भागे कितना हो जाएगा ये 1 बटे, भाग का साइन ध्यान देना है, और ये गुना होगा तब 18 से गुना होगा, ठीक। 18 छक्के यहाँ पर बात किया जा रहा है, तो 18 छक्के कितना हो जाएगा, अच्छा 48,
108 हो जाएगा। तो 28 छक्के 108 यहाँ निकल के आ गया। अब फिर से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है। बस यहाँ पर फिर से भाग का साइन है तो फिर इसको चेंज करेंगे गुना में, तो ये पलट जाएगा, 108 ऊपर चला जाएगा, नीचे में 1 हो जाएगा। तो इसको गुना कर लेते हैं, तो 8 पे 40 हो जाएगा, 5 कमेगा। तब अब 8 पे 40 के 0, हाँ ठीक है, 8 पे 40 हो गया कि 0 हाथ में 4 बचेगा, 8 4। ये कुछ आंसर तो मैच नहीं कर रहा, कहीं पर मिस्टेक किए है क्या यहाँ पे? हाँ सॉरी, यहाँ पर 6 से गुना हुआ तो 6 में 18 से गुना हुआ तो 180 हुआ, एक 0 छूट रहा था तो यहाँ पे एक 0 हो जाएगा, तो एक 0 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर भी एक 0 हो जाएगा, तो 5400 निकल के आया। तो ऑप्शन कौन सा इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत अप्रोच, ये सब बहुत सिंपल कुछ क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेगा, और इस प्रकार क्वेश्चन भी, सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला एक वृत्ताकार पार्क के आंतरिक परिधि दिया हुआ है 440 मीटर है, और उसके चारों ओर बने एक ट्रैक है, चौड़ाई, एक ट्रैक मतलब दौड़ने वाला रास्ता, इसका चौड़ाई 14 मीटर है। तो बाह्य वृत्त के व्यास बताना है। सबसे पहले जो आंतरिक वृत्त बन रहा है उसका आकृति बनाते हैं। तो ये रहा आंतरिक वृत्त, और इसको रास्ता जब बनाएंगे तो रास्ता भी गोलाकार ही होगा, तो ये हम लोग का होगा बाह्य वृत्त, ये वाला हम लोग को बाह्य वृत्त हो जाएगा। बेसिकली जो रास्ता होगा यही हम लोग का रास्ता होगा, ठीक है, तो इसी रास्ते पर ये चला जाएगा, ठीक है। और ये जो रास्ते है, रास्ते का ये चौड़ाई दिया हुआ है, तो रास्ते का चौड़ाई जो दिया हुआ है कितना दिया है? 14 दिया है, तो रास्ते का यहाँ पर चौड़ाई जो है 14 मीटर दिया हुआ है। अब देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो ये आंतरिक वृत्त है, अगर इस आंतरिक वृत्त की त्रिज्या निकाल देते हैं या आंतरिक वृत्त के व्यास निकाल देते हैं, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक केंद्र से होकर जाने वाला लाइन को ही अपने व्यास कहते हैं, तो त्रिज्या का दोगुना होता है। तो इसका अगर व्यास निकाल देते हैं तो इसका व्यास में इधर से 14 और इधर से 14 जोड़ देंगे तो बाह्य वृत्त का क्या हो जाएगा? व्यास निकल जाएगा। तो जो आंतरिक वृत्त का व्यास है उसमें से इधर से 14 इधर से 14 दो बार जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बाह्य वृत्त का व्यास निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम यही हम लोग को करना है कि जो आंतरिक वृत्त बन रहा है उसका हम लोग को क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या से ही व्यास निकलेगा। हम लिखेंगे, सभी को पता भी है, ये आंतरिक यूज करे या नहीं भी करे, हम लोग ये इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। जो कंपटीशन एग्जाम में बैठे हुए हैं वो कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट करते हैं। आंतरिक वृत्त, वो वृत्त छूट गया, आंतरिक वृत्त के परिधि, तो आंतरिक वृत्त की परिधि जो है 440 मीटर दिया हुआ है। और वृत्त के फार्मूला सभी को, परिधि का फार्मूला 2πr सभी को पता है, 440। यहाँ पे क्या करते हैं? पाई का मान रख देते हैं 22/7 × r बराबर 440। अब देखो कटने वाले, यहाँ से 2 से पहले काट दो, ये 220 हो जाएगा, फिर 22 से कटेंगे तो ये 10 मरतबे कट जाएगा, और इधर से 7 भाग में इधर जाएगा तो गुना में, तो 10 में 7 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 70। तो इसका जो त्रिज्या निकल के आया वो 70 मीटर निकल के आया। तो व्यास जो होता है त्रिज्या का क्या होता है? दोगुना होता है। तो व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, तो 70 का दोगुना कर देते हैं। चलिए इधर लिख देते हैं, तो 70 का दोगुना करेंगे तो व्यास कितना निकल के आएगा? जैसे 140 मीटर का व्यास निकल के आएगा। लेकिन ये जो व्यास निकल के आएगा वो यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा, ठीक है, यही व्यास होता है। तो ये आंतरिक वृत्त का व्यास हुआ। हमको बाह्य वृत्त का व्यास निकालना है, तो ये भी दूरी और ये भी दूरी को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। इसमें 2 बार 14 जोड़ना पड़ेगा। लिख सकते हैं बाह्य वृत्त का व्यास को डायमीटर भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक। तो क्या करना पड़ेगा? ये जो 140 है इसमें 2 बार 14 क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, 14 + 14। इसको जोड़ेंगे तो 4 4 8, 1 4 2 6 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 168 मीटर निकल के आ जाएगा। तो ये बाह्य वृत्त का क्या हो गया? व्यास हो गया। बस यहाँ पर वही चीज़ें ध्यान में रखना था कि यहाँ पर ये आंतरिक वृत्त का व्यास निकला जो त्रिज्या का दोगुना किए, और इधर से ये 14 इधर से 14 जोड़ देते हैं तो ये पूरा बाह्य वृत्त का क्या हो जाएगा? व्यास निकल जाएगा। तो इसलिए इसमें क्या करें? दोनों तरफ 2 बार 14 ऐड कर दिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब है किसी एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का अनुपात दिया हुआ है, यदि इनकी परिधि दिया हुआ है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त के जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के परिधि का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, वही वृत्त का क्या होता है, परिधि होता है। और तीनों भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, तो असल में अनुपात में तीनों भुजाओं का योग कितना होगा, अनुपात में, ठीक है। अनुपात में 4 3 7 7 4 12, तो 12 का मान रियल में कितना दिया हुआ, अनुपात में 12 का मान 144 के बराबर है, ठीक है। चूँकि इसलिए पे यूज कर सकते हैं, इसलिए एक का अनुपात में एक का मान कितना होगा, 44/12, 12 से ये कट जाएगा 12 मरतबे, तो अनुपात में एक का मान एक्चुअल में कितने के बराबर है, 12 के बराबर है, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला है, देखिए ये जो अनुपात दिया हुआ है ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, इसलिए ये दो भुजाओं का वर्ग करने पर तीसरा भुजा का वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब 3 का स्क्वायर आप प्लस 4 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो क्षेत्रफल होगा, ये कैसा त्रिभुज होगा। सबसे पहले तो ये जान लें कि ये समकोण त्रिभुज होगा। क्यों? इसलिए दो अन्य भुजाओं का वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्गों के बराबर है, तो ये समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में ये 5 होगा और ये कर्ण 5 होगा और ये 3 और 4 अलग, या इसको ये 4 इसको चेंज करके भी लिख सकते, कोई अंतर नहीं आता है। अब अगर क्षेत्रफल का बात करेंगे तो क्षेत्रफल ये बेसिकली ये अनुपात में है, इस बात को ध्यान देना है कि ये अनुपात में है। तो एक का मान यहाँ पर 12 लिखे, तो क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, आधार गुने शीर्षलंब, तो आधार गुने शीर्षलंब हो जाएगा। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर ये भी अनुपात में है, तो ये 3 का मान बताना है। तो एक का मान कितना है, 12 है, तो 3 का मान पहले कितना होगा वो लिखना है। तो एक्चुअल मान यहाँ पर लिखना है। तो एक का मान 12 है, 3 का मान कितना होगा, 12 या 36 हो जाएगा। और एक का मान 12 है तो 4 का मान कितना होगा, 12 चौका 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 और 4 का एक्चुअल मान लिखना है, इसलिए कि ये अनुपात का मान है। अनुपात में एक का मान 12 है तो 3 का मान 36 होगा, एक का मान 12 है तो 4 का मान 48 होगा। ये तो सबको पता चला है, 4 से इसमें गुना हो जाएगा, इसमें 3 से गुना हो जाएगा। अब एक्चुअल में ये कटेगा जब अगर इसको काटते हैं तो यहाँ पर ये 24 ला के छोड़ सकते हैं, 24 आ गया। अब इसको गुना कर लेते हैं, 36 में क्या करना है, 24 से गुना कर देना है। तो 6 चौका 24, 2 बचेगा, 12 2 14, ठीक है। गुना के 12, 1 बचेगा, 3 गुना के 6 7 हो जाएगा, 12 1 बचेगा 3, ठीक है। 4 6 यहाँ पर कितना 8 हो जाएगा। तो ये निकल के आया 864, सब किस यूनिट में, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर के स्क्वायर हो जाएगा। इसमें एक्स वगैरह भी मान के बना सकते हैं हम, बिना एक्स माने ही बनाएंगे। और ये मेथड चलिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन में बेनिफिट मिलने वाला है कि अनुपात का जो मान होगा वो एक्चुअल में कितने का मान के बराबर है। तो अनुपात में एक का मान हमेशा निकाल ले कि अनुपात में एक्चुअल में वो कितने के मान के बराबर है। तो अनुपात में ये 3 कितने के, अगर एक का मान 12 है तो 3 का मान 36 होगा, 4 का मान कितना 48 होगा। तो एक्चुअल मान यहाँ पे हम रख दिए, तब यहाँ क्षेत्रफल जो निकल गया है कितना, 864 निकल गया है, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोला एक वृत्त तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है तो उसके भुजाओं का तथा वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल का हम लोग बात करते हैं। ये सबसे पहले तो ये सभी को पता होना चाहिए कि वर्ग कैसा होता है। तो वर्ग जिसका चारों भुजा आपस में बराबर होता है वो वर्ग कहलाता है। तो वर्ग का आकृति कुछ इस प्रकार का होता है। तो अगर वर्ग का भुजा ए है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या बताया जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल सभी को पता भी होगा कि ए स्क्वायर होता है। और वृत्ताकार पात कैसा होता है, तो गोलाकार होता है। अगर वृत्त के त्रिज्या किसको बोलते हैं, जो केंद्र से दूरी होता है उसको त्रिज्या कहते हैं। तो आर होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का अगर हम लोग बात करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे आते हैं, अब पहले यहाँ पर वृत्त लिखा हुआ है और बाद में वर्ग लिखा हुआ है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ऊपर में लिखाएगा पाई आर स्क्वायर, और नीचे में बाद में वर्ग लिखा हुआ है। तो वर्ग का क्षेत्र, इसमें तो कोई बात ही नहीं है कौन किसको, दोनों बराबर बोला है कि दोनों का दोनों बराबर है, ठीक। तो बात यहाँ पर निकालना अनुपात किसका है, तो वर्ग के भुजा और वृत्त के भुजा के।
वर्ग के भुजा और वृत्त के भुजा के। तो पहले तो दोनों का क्षेत्रफल पहले बराबर लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल यहाँ पर बराबर कर दिए। अब पहले बोला है अनुपात में कि वर्ग का भुजा और फिर बाद में बोला है वृत्त के त्रिज्या। तो वृत्त का त्रिज्या नीचे में होना चाहिए, तो पाई बराबर ए स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर का मान है, हमको क्या करना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। जब दोनों तरफ रूट लेंगे, इधर रूट लेंगे इधर रूट लेंगे, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ए बटे क्या बचेगा, आर बचेगा। अब नीचे में यहाँ पे 1 लिख लेते हैं अनुपात में लिखने के लिए, तो ए अनुपात आर का जो मान होगा कितना होगा, रूट पाई अनुपात 1 के बराबर होगा, रूट पाई अनुपात 1 के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, आप अब इसमें कितना कम टाइम में इसको बना पाते हैं उसी पर डिपेंड करता है। टाइम रिड्यूस कैसे होता है, टाइम रिड्यूस आप तभी कर पाएंगे जब आप क्वेश्चन को खूब बनाएंगे तब। भले ही आपको क्वेश्चन बनाने आता है, लेकिन फिर भी आपको बनाना पड़ेगा कि हम इसको कम टाइम में कैसे बनाएं। ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा, ऑटोमेटिक टाइम रिड्यूस हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तांबे के तार को मोड़कर, एक तांबे का तार है, मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। तो समबाहु त्रिभुज बनाई जाती है जिसका क्षेत्रफल ही बता दिया गया है। यदि उसी तार को मोड़कर वृत्ताकार कर दिया जाए, उस तार को क्या वृत्ताकार आकृति दे देते हैं, तो उस वृत्त के क्षेत्रफल क्या होगा बताना है। देखिए, तांबे के तार, किसी चीज़ को मोड़कर अगर दूसरा कोई तार होता है, तार को मोड़कर अलग अलग आकृति बनाते हैं, तो उसके परिधि जो होता है, परिमाप जो होता है, वो समान होता है। परिधि बोले या परिमाप बोले, वो क्या होते हैं, समान होते हैं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज जिसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, जिसका तीनों भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वैसा त्रिभुज जिनके तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं वो समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। समबाहु त्रिभुज के परिधि का अगर बात करेंगे तो इसका जो परिधि होगा, ये तीनों भुजाओं के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका जो परिधि होगा, बेसिकली इसका जो परिधि होगा, इसका तीनों को भुजा बराबर है, तो इसका भी ए मान लेते, ये भी ए हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका जो परिधि होगा, परिधि था, इसमें क्वेश्चन में परिधि नहीं देके क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया हुआ है। और क्षेत्रफल भुजा के रूप में क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये बेसिकली सभी को याद होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो क्षेत्रफल जो होता है √3/4, √3/4 भुजा के स्क्वायर, तो यही क्षेत्रफल होता है। और यही जो √3/4 भुजा के स्क्वायर है वो कितने के बराबर है, तो 121 √3 के बराबर है। यहाँ से √3 से √3 ऊपर से ऊपर कट जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, 121 गुने 4, इधर गुना में इधर आएगा, तो सॉरी इधर भाग में इधर गुना में। हमको ए चाहिए तो रूट लेना पड़ेगा, तो रूट यहाँ पर आ जाएगा। तो हमको पता है कि 121 का रूट कितना होता है, 11 होता है, और 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। तो ए का मान कितना निकल के आ गया, 22। बेसिकली हमको इसका क्या चाहिए, परिधि चाहिए, परिमाप चाहिए। इसलिए यही परिमाप वृत्त इसी वाला लंबाई से, इसी वाला लंबाई को फिर मोड़ कर क्या बनाया जाता है, ये जो लंबाई है इसी वाले लंबाई को मोड़ कर क्या बनाया जाता है, वृत्त बनाया जाता है। इसलिए समबाहु त्रिभुज की जो परिधि होगा या परिमाप बोलेंगे वो बराबर होगा वृत्त के परिमाप के। वृत्त के परिमाप के जब बराबर होगा, इसलिए कि दोनों सेम ही चीज़ से बनाया जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं वृत्त का परिमाप बराबर होगा, वृत्त के परिमाप लिखो या परिधि लिखा जाता है, ज़्यादातर परिधि ही लिख देते हैं, समबाहु त्रिभुज के का परिमाप के देखो वृत्त के जो परिधि होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों का भुजा का योग हो जाएगा, यही यहाँ पर इसका परिमाप होगा जो लंबाई होता है, 3 × भुजा हो जाएगा। अब यहाँ से हमको पाई का मान निकालना है, तो 2 पाई का मान 22 कितना होता है, 7 होता है, गुने r गुने 3 गुने a का मान कितना है, 22 है। देखिए ऊपर से ऊपर ये क्या हो जाता है, कट जाता है। तो 7 इधर भाग में है तो उधर जाएगा, तो गुना में, तो 7 3 कितना 21 हो जाएगा, इधर से 2 गुना में इधर जाएगा तो भाग में, r का मान कितना आ गया, 21/2 आ गया।
हमको बेसिकली पूछा गया है कि आया वृत्त के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूछा गया तो त्रिज्या निकल गया तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान होता है 22/7 गुने आर। आर का स्क्वायर मतलब आर को 2 बार गुना में लिखना है, तो 21/2 गुने 21/2। 7 से काटेंगे 3 मरतबे, 2 से कटेगा ये 11 मरतबे, और कोई कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो देख सकते 21 या 63, और 63 में 11 से गुना करना है। 63 में 11 से गुना करेंगे 3, 6 3 9, 6, अब बटे में क्या हो जाएगा? 2। अब इसका आधा करना है तो आधा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 3, 4 दूना के 8, 1 बचेगा, 6 दूना के 12, 5 दूना के 10, तो 346.5 सेंटीमीटर निकल के आ गया इसका क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल जो निकल के आया 346.5 सेंटीमीटर। बेसिकली अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे था क्या कि जो एक तार है, तार को मोड़कर पहले समबाहु त्रिभुज बनाया गया। अब देखो जब एक ही तार को मोड़कर समबाहु त्रिभुज, फिर उसको वृत्त में चेंज करेंगे तो उसके परिधि जो होता है बराबर होता है। परिमाप जो होता है, परिमाप परिधि का मतलब होता है वही साइड वाला जो लंबाई होता है उसी को परिमाप और परिधि कहते हैं। बेसिकली वृत्त के लिए हम लोग परिधि का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी आकृति जो सीधा वाला आकृति होता है उसके लिए हम लोग परिमाप का इस्तेमाल करते हैं। चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग के x गुना है। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है और बड़े विकर्ण के वर्ग करते हैं तो उसके x गुने के बराबर है, तो x का मान निकालना है। सबसे पहले कि अगर हम लोग समचतुर्भुज का बात करते हैं तो समचतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होता है? जिसके चारों भुजा क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। समचतुर्भुज को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? तो रोम्बस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वैसे भुजा वैसे चतुर्भुज जिनके चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं। इसका 2 विकर्ण होता है। एक ये वाला जो विकर्ण होता है ये 12 विकर्ण होता है, उसको D1 मान लेते हैं। ये वाला जो विकर्ण होता है तो उसको D2 मान लेते हैं, जो छोटा विकर्ण होता है। ठीक है, बोला गया है इसमें पहले विकर्ण की लंबाई में ही संबंध बोला गया है कि एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की, एक विकर्ण की लंबाई बोला है दूसरे विकर्ण का 80% है। तो 80% का मतलब ये है कि जो ये वाला 80% है पहला विकर्ण का, मतलब दूसरा विकर्ण जो एक विकर्ण है वो छोटा वाला विकर्ण का बात करें। छोटा विकर्ण को हम क्या माने हैं? D2 माने हैं। तो D2 जो है D1 का 80% है। 80 का मतलब 80 बटे क्या? 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 4 और ये 5 बचेगा। तो D2 जो होगा D1 गुने 4 बटे कितना? 5 हो जाएगा। ये हो गया। अब आते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का बात करते हैं। तो अगर इसका क्षेत्रफल का बात करते हैं, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 गुने D1 इंटू D2 होता है। अब यही इसका क्षेत्रफल होता है, तो 1/2 गुने D1 को ऐसे ही रहने देते हैं, D2 की जगह लिख देते हैं D1 गुने 4/5। तो ये हो गया क्षेत्रफल। ये 2 से कटेगा 2 मरतबे, कितना बच रहा है? 2/5 इंटू D1 के स्क्वायर। अब बोला है कि ये जो है बड़े विकर्ण के वर्गों का x गुने के बराबर है। तो इसका जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल तो इतना आ गया 2/5 D1 के स्क्वायर, ये जो बराबर है, इसमें से बड़ा विकर्ण हम किसको माने हैं? D1 को माने हैं। तो बड़े विकर्ण का बोला है वर्ग, तो बड़े विकर्ण का वर्ग कर दिए गुने इसमें x से गुना करते तो ये क्षेत्रफल के क्या हो जा रहा है? बराबर हो जा रहा है। तो ये x का मान बताना था, तो ये इससे कैंसल आउट हो गया। यहाँ से x का मान क्या निकल के आ गया? 2/5 निकल के आ गया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? सबसे पहले समचतुर्भुज के बारे में चर्चा किया गया। समचतुर्भुज उसको कहते हैं जिसका चारों भुज आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब इसका विकर्ण ड्रॉ करते हैं तो इसमें से एक बड़ा विकर्ण होता है, एक छोटा विकर्ण होता है। हम बड़ा विकर्ण को D1 से डोनेट कर दें, छोटा को D2 से। अब बोला है कि एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई से 80 गुना 80% है। देखिए जब परसेंटेज में 100 से कम रहेगा तो हमेशा छोटा होगा।
मतलब जो एक विकर्ण की लंबाई बोला जा रहा है वो 80% दूसरे विकर्ण से, मतलब वो छोटा विकर्ण होगा। 80% है तो छोटा विकर्ण, तो छोटा विकर्ण को D2 मानते हैं, इसलिए D2 को लिख लीजिए। D1 का 80%, तो 100 बटे 80 बटे कितना 100 हो गया, इसको कैंसल आउट किए तो D2 का मान इतना निकल के आ गया। क्षेत्रफल का बात करते हैं तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है। तो D1 को तो D1 ही रहते, D2 को हम क्या कर लिए, D1 के रूप में लिख लिए, D1 इंटू 4/5, उसको सिंप्लीफाई किए तो क्षेत्रफल निकल के आ गया 2/5 D1 के स्क्वायर। अब बताया गया था क्वेश्चन में जो क्षेत्रफल है समचतुर्भुज का, जो क्षेत्रफल है बेसिकली अगर बड़े विकर्ण का वर्ग कर देते हैं और उसमें 1 से गुना कर देते हैं तो उसके बराबर है। तो बड़ा विकर्ण D1 है, D1 के वर्ग कर दिया, 1 से गुना कर दिया तो उसको ये बराबर हो गया। अब यहाँ से D1 के स्क्वायर D1 का दोनों तरफ कट गया तो x का मान क्या निकल के आएगा 2/5, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया 2/5 हो गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर लंबे और 8 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल देखें। जब भी अगर आयत का बात करते हैं तो आयत का जो आकृति होता है, आमने सामने के भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और प्रत्येक कोण इसका जो बनता है वो कितना बनता है, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री बनता है। अब जब भी इसके अंदर अगर हम एक वृत्त ड्रॉ करेंगे तो वृत्त हमेशा कैसा, ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 12 कैसा ड्रॉ कर सकते हैं, ये दोनों स्पर्श करते हुए वृत्त ड्रॉ कर सकते हैं, ये दोनों को स्पर्श करते हुए वृत्त ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो देखो जो लंबाई होता है तो लंबाई को स्पर्श करते हुए वृत्त ड्रॉ कर सकते हैं, चौड़ाई को स्पर्श करते हुए वृत्त नहीं ड्रॉ करेंगे, वो बाहर निकल जाएगा, ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। तो लंबाई को स्पर्श करते हुए हम क्या कर सकते हैं, वृत्त ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लंबाई को स्पर्श करते हुए वृत्त, और जहाँ पे ये स्पर्श कर रहा है अगर ये दोनों को मिलाते तो ये केंद्र से होकर जाता है, और यही दूरी क्या होगा, इसका जो व्यास होगा वो चौड़ाई के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो बेसिकली जो व्यास होगा वृत्त का, वृत्त के व्यास को d से अगर दर्शा देते हैं तो इसके चौड़ाई कितना है, 8 दिया हुआ है, तो ये 8 के बराबर होगा। तो जब भी एक आयत के अंदर वृत्त ड्रॉ करने का बात करेगा तो वृत्त का जो व्यास होगा वो आयत के चौड़ाई के क्या होंगे, बराबर होगा। लंबाई के बराबर तब कभी भी नहीं हो सकता है, इसलिए कि लंबाई को अगर व्यास मान के ड्रॉ करेंगे तो ये 12 हो जाएगा और ये वृत्त बाहर निकल जाएगा, आयत के अंदर नहीं होगा। तो त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या आधा होता है, तो d का यहाँ पे आधा हो जाएगा तो 4 बचेगा, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल के आ जाएगा। अब इस वृत्त का बोला गया है क्षेत्रफल, तो त्रिज्या पता चल गया तो क्षेत्रफल आसानी से बता सकते हैं। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना निकल जाएगा, तो पाई r²। फार्मूला में हम लोग जब मान रखेंगे तो पाई का मान सबसे पहले रख देते हैं कितना, 22/7। r का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो त्रिज्या यहाँ पर निकाल चुके हैं 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 2 बार गुना करना है। अब यहाँ पर आंसर देखेंगे तो पाई के ही टर्म में दिया हुआ है, तो इसलिए पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई को पाई ही छोड़ देंगे, 4 × 16 पाई आ जा रहा है, यही सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत आसान भी दिया, कुछ कॉन्सेप्चुअल यहाँ पर सोचने वाला दिया हुआ था कि अगर एक आयत के अंदर वृत्त बनाते हैं तो वृत्त के जो क्या डायमीटर, जो व्यास हम लोग बोलते हैं, किसके चौड़ाई के बराबर होगा, तभी जाके पॉसिबल है कि आयत के अंदर वृत्त बनाया जा सकता है। लंबाई के बराबर कभी भी उसका डायमीटर नहीं होगा, नहीं तो बड़ा वृत्त हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा आयत से। ठीक, चलिए इसी क्वेश्चन के साथ आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं।